Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फ्रांस में डिफरेंट पॉलिटिकल क्लब्स बने थे। उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था दैट वाज जैकोबिन गवर्नमेंट। और जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी ये कंडक्ट की जा रही थी बाय मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी की गवर्नमेंट भी ये कहलाती है। लेकिन क्या होता है कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट होती है इसके ज़रिए से रीन ऑफ टेरर पूरे फ्रांस में क्रिएट किया जाता है, जिसके ज़रिए से कोई भी जो रिपब्लिक का दुश्मन समझा जाता है या कोई भी जो रिपब्लिक के खिलाफ बोलता है या कोई भी जो जैकोबिन रीन के खिलाफ बोलता है उसको रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के ज़रिए उस पर केस चलाया जाता था। इन केस अगर उसे गिल्टी करार दिया जाता था तो उसको बिहेड किया जाता था। तो फाइनली वक्त यहाँ पर पहुँचता है कि इसकी पॉलिटिकल पार्टी के खुद के जो मेंबर्स थे वो भी इसकी जो पॉलिसीज़ थे उससे नाखुश थे। फाइनली जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी होता है इस पर भी रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में केस चलाया जाता है। फाइनली इसको वहाँ पर बिहेड किया जाता है। तो यहाँ पर अब हमें समझ आता है कि जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी की गवर्नमेंट थी जिसे हम जैकोबिन गवर्नमेंट भी कहते हैं, तो वो यहाँ पर उसका कोलैप्स हो जाता है और यहाँ पर राइज हो जाता है वेल्थियर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो मिडिल क्लास था। इससे पहले हम समझेंगे कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट बनी थी ये बनी थी कि जो लेस प्रिविलेज्ड सेक्शंस विद इन द थर्ड स्टेट थे उनकी ही गवर्नमेंट थी। और इसने एडल्ट फ्रेंचाइज को आम किया था। जो भी 21 या 21 से अबो थे उनको इसने वोटिंग राइट्स दिए विदाउट एनी क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर जब राइज ऑफ वेल्थियर मिडिल क्लास इमर्ज हो जाता है तो इसके ज़रिए से एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर फ्रेम की जाती है। अब हमने यहाँ पर समझना है कि इससे पहले जैकोबिन गवर्नमेंट में क्या था और इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लाया जाता है। It denied the vote to non-propertied sections of the society। इसका मतलब ये हुआ कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट के ज़रिए कदम लिया गया था कि जिन इंडिविजुअल्स के पास प्रॉपर्टी भी नहीं है उनको भी वोटिंग राइट्स दिया गया था, लेकिन वो जो कदम था वो यहाँ पर अंडू किया जाता है। और इस न्यू वाली गवर्नमेंट के ज़रिए, इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जिसे हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं, इसमें से जो नॉन प्रॉपर्टियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली it provided for the constitution of 2 elected legislative councils। और इसमें 2 legislative councils को establish किया गया और दूसरा इसका सेटअप किया गया। then appointed a directory and executive made up of 5 members। इसके बाद जो ये 2 legislative councils का organ होता था, 2 houses का organ, ये जो 2 organs या 2 houses of government थे इनके जरिए एक एग्जीक्यूटिव अपॉइंट की जाती थी जो एग्जीक्यूटिव 5 मेंबर्स की कंसिस्ट होती थी। तो हम ये कहेंगे कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल होता था, लॉ बनाए जाते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जरिए, लेकिन उनको जो इम्प्लीमेंटेशन के जो पावर था दैट रेस्ट्स विद एन एग्जीक्यूटिव। और ये जो एग्जीक्यूटिव थी इसमें 5 मेंबर्स थे। दिस वाज मीन्ड, ये किस लिए किया गया, दिस वाज मीन्ड एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। क्योंकि इससे पहले हमें पता है कि जैकोबिन वाज द वन मैन आर्मी, और वन मैन आर्मी के चलते हुए उसने वहां पर डिक्टेटर रूल खड़ा किया हुआ था। अगरचे वो खुद को रिपब्लिक कहता था लेकिन जो वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था वो वहां पर रेस्ट्रिक्ट किया गया था। और एक ही इंसान पूरा एग्जीक्यूटिव रन करता था, एक ही इंसान एग्जीक्यूटिव कहलाता था। तो उस कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ वन न रहने के बजाय यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो यहाँ पर 5 मेंबर्स को दी जाती है, ताकि जो जैकोबिन जैसा रीन हुआ वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फाइनली लेकिन इससे यहाँ पर हो जाती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। इट लेड टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ड्यूरिंग द डायरेक्टरी रिजीम। मीन्स कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है प्रॉब्लम, देयर वाज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अंडर द डायरेक्टरी। इसका मतलब ये हुआ कि जब बिल पास होती थी, एक अभी हमने पढ़ा
कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जो लेजिस्लेटिव पैटर्न्स जो क्रिएट किया गया था ड्यूरिंग द डायरेक्टरी गवर्नमेंट, वो दो हाउसेस का था। और जब भी कोई भी डिसीजन, कोई भी लॉ पास करना होता था, वहां पर दो हाउसेस के दरमियान होता था कन्फ्लिक्ट। तो ये एक रीजन था जिसके जरिए से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती थी। दूसरा ये कि जो अब एग्जीक्यूटिव बना था, इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। अब जो एग्जीक्यूटिव था, इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते थे, क्योंकि जो 5 मेंबर्स की ये बॉडी थी, ये सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाते थे, जिसका रिजल्ट ये निकलता कि टाइम होता था, टाइम कंज्यूमिंग इसमें प्रोसेस था, तो फाइनली वहां पर कन्फ्लिक्ट हो जाते थे। तो अब हम समझ रहे हैं कि यहां पर हो जाता है पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ऑर्गन्स ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट इज टू हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, एंड बिटवीन द 5 मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अब इसके जरिए क्या होता है कि यहां पर इट प्रोवाइडेड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप अंडर द नेपोलियन बोनापार्ट। तो यहां पर इसके जरिए आता है कि जो मिलिट्री लीडर था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, तो वो आ जाता है, डिक्टेटरशिप को लाता है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, अभी जो फ्रेंच स्ट्रगल थी, उसमें से हमने नेशनल असेंबली के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट इवेंट्स के बारे में, रिपब्लिक के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन लास्ट पर ये फिर पहुंच जाते हैं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये एक बार फिर मोनार्की को ही रिस्टोर करता है। तो इस तरह से यहां तक हमने इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी पढ़ी। लेकिन इसको खत्म करने से पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कुछ मेमोरीज के बारे में याद रखना जरूरी है। सुनिए आप, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, वहाँ पर कुछ इवेंट्स क्रिएट हुए थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ आइडियाज़ भी इमर्ज हुई थी। तो यहाँ पर जो इवेंट हुआ था, इस इवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हमने पढ़ा था कि स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो बास्टाइल था, इट वाज द अथॉरिटेटिव पावर, इट वाज फोर्ट्रेस प्रिजन, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। और जब हमने पढ़ा था कि वहाँ पर कुछ र्यूमर सेपरेट हुआ था, इन रिएक्शन टू दैट र्यूमर सम 7,000 पीपल हैड फॉर्मड एन मिलिटिया सो दैट वो खुद को डिफेंड करना चाहते थे, वो आर्म्स की तलाश में थे। फाइनली वो इस बास्टाइल को डिमोलिश करते हैं। तो ये एक इवेंट होता है जिसके जरिए से पब्लिक पार्टिसिपेशन हो जाती है और पब्लिक जो होती है वो जाग जाती है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि स्टेट्स जनरल की मीटिंग हुई थी, जिसमें थर्ड स्टेट्स ने एक नया इनिशिएटिव लिया था, जिसके जरिए से 1 वोट एंड 1 वैल्यू का कंसेप्ट इमर्ज हुआ था। उसके बाद नेशनल असेंबली वहां पर थर्ड स्टेट के जरिए ही डिक्लेयर की जाती है, जो हमने पढ़ा था टेनिस कोर्ट स्टेडियम के बारे में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई जाती है फ्रांस में, जब लुईस 16 के पावर्स को लिमिट किया जाता है। उसके बाद जो फ्रांस है, ये अंडर द मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ये बनता है, रिपब्लिक कन्वेंशन लाई जाती है। और उसके बाद अभी हम इस वाले यूनिट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि डायरेक्टरी फ्रांस में रूल कर रही है। तो इसके बाद आता है नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इट वाज नॉट बेस्ड ओनली ऑन इवेंट्स बट देयर वर सम अदर आइडियाज, जिसके जरिए से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरीज थी वो फ्रांस में भी जो कंसेप्ट था वो आगे ले जा रही थी, और इसका जो इन्फ्लुएंस था वो बाकी यूरोपियन टेरिटरीज पर भी था। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, idea of liberty, equality and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and in the rest of the Europe during the following century। कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जरिए आइडियाज इमर्ज हुए, जैसे कि लिबर्टी, एक इंडिविजुअल के पास आज़ादी होनी चाहिए, इक्वलिटी, सिटीजन्स के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, फैटर्निटी, तो जिंदगियों को जीना है एक दूसरे के साथ भाईचारा में रहने से। तो रिमेनर ये जो रहते हैं, ये इंस्पायरिंग टूल्स बनते हैं, ये इंस्पायरिंग आइडियल्स बनते हैं, जिनके जरिए से जो पॉलिटिकल मूवमेंट होती है फ्रांस की, इसको आगे ले जाया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फ्रांस की नेशनल यूनिफिकेशन में ही मदद नहीं करती हैं, बल्कि जो रेस्ट ऑफ द यूरोप है, उसके बाद आने वाली सदियों तक जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्ट्रगल थी, जो फ्रांस की स्ट्रगल थी, वो इंस्पायर करती रहती है आगे वाली जनरेशंस को और आगे सदियों में। तो ये कुछ हमने पढ़ा आज के वीडियो लेक्चर्स में। इस कुछ और आइडियाल्स हमने पढ़ने हैं, कुछ और स्ट्रगल्स हमने पढ़ने हैं इस वाले चैप्टर में। सो वो हम पढ़ते हैं आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।